गुप्त साम्राज्य नाम सुनते ही जहन में आता है भारत का स्वर्ण युग, है ना? पर आखिर यह साम्राज्य बना कैसे? कैसे ये अपने शिखर पर पहुंचा? और फिर इसका अंत कैसे हुआ? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। चौथी सदी का भारत। जरा कल्पना कीजिए, वो दौर था जब महान मौर्य साम्राज्य बस एक भूली बिसरी याद बनकर रह गया था। पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जो आपस में ही लड़ते रहते थे। एक तरह से चमक फीकी पड़ चुकी थी। तो सवाल यही उठता है कि ऐसे बिखरे हुए माहौल में आखिर एक राजवंश ऐसा कैसे उभर कर सामने आया जिसने भारत के सबसे शानदार, सबसे सुनहरे दौर की नींव रख दी। चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साम्राज्य के बनने से, मतलब जीत और एकीकरण से। देखते हैं कि आखिर कैसे लड़ाइयों के मैदान में इस विशाल साम्राज्य की बुनियाद रखी गई थी। देखिए, इस महान साम्राज्य की कहानी ना असल में 3 पीढ़ियों की कहानी है। सबसे पहले आए चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने शुरुआत की। फिर उनके बेटे समुद्रगुप्त, जिन्होंने अपनी जीतों से इसे बहुत बड़ा बना दिया। और फिर उनके पोते चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनके राज में यह साम्राज्य अपनी बुलंदियों पर पहुंच गया। अब समुद्रगुप्त की बात करते हैं। वो एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें कहते हैं कि अपनी लड़ाई के निशानों पर भी गर्व था। उन्होंने उत्तर भारत में, जो गंगा का उपजाऊ इलाका है, वहां एक एक करके 9 राजाओं को हराया और इस तरह से भारत के दिल पर, कह सकते हैं, अपना परचम लहरा दिया। लेकिन दक्षिण में उनकी रणनीति बिल्कुल अलग थी। सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि दिमाग का भी खेल था। उन्होंने 12 राजाओं को लड़ाई में तो हराया, पर फिर उनका राज उन्हें वापस कर दिया। बस शर्त यह थी कि वो गुप्त साम्राज्य के अधीन रहेंगे और टैक्स देते रहेंगे। इस एक चाल ने उन्हें न सिर्फ अजेय बनाया, बल्कि एक समझदार और दरियादिल शासक भी साबित कर दिया। तो साम्राज्य तो बन गया। अब देखते हैं कि कैसे इस फौजी ताकत ने भारत के उस स्वर्ण युग की जमीन तैयार की। एक ऐसा दौर जहां हर तरफ ज्ञान और कला का बोलबाला था। आखिर ये स्वर्ण युग था कैसा? देखिए, इसकी नींव में थी जबरदस्त आर्थिक तरक्की और समाज में शांति। रोम से व्यापार हो रहा था, सोना चांदी आ रहा था। भारत का लोहा और स्टील तो पूरी दुनिया में फेमस था। इतना ही नहीं, जो व्यापारी और कारीगर थे, वो भी राजकाज में अपनी राय रखते थे। और सबसे जरूरी बात, समाज में गजब की धार्मिक आजादी थी। हिंदू, बौद्ध, जैन सब धर्म एक साथ फल फूल रहे थे। और हां, इसी दौर में गणित में एक ऐसी क्रांति हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। वो थी शून्य की खोज। यह सिर्फ एक खाली जगह नहीं थी। पहली बार इसे एक नंबर, एक संख्या का दर्जा मिला। और इस एक खोज ने हिसाब किताब की पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है महान आर्यभट्ट की। उन्होंने सिर्फ पाई की कीमत 3.1416 ही नहीं बताई, बल्कि उन्होंने तो ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल डाला। आर्यभट्ट ने इसे कितना आसान तरीके से समझाया। उन्होंने कहा, जैसे चलती नाव में बैठे इंसान को किनारे की चीजें पीछे जाती हुई दिखती हैं, ठीक वैसे ही हमें आसमान के तारे पश्चिम की तरफ जाते हुए दिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि तारे नहीं घूम रहे, हमारी धरती घूम रही है। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितनी क्रांतिकारी, कितनी बड़ी बात रही होगी। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी चीज का अंत होता है। कोई भी स्वर्णयुग हमेशा नहीं रहता। और गुप्त साम्राज्य के पतन की कहानी शुरू हुई एक बाहरी हमले से, हूणों के आक्रमण से। देखिए, जब साम्राज्य अपने चरम पर था, तब सब कुछ स्थिर और सुरक्षित था। लेकिन जब हूणों का हमला हुआ, तब तक हालात काफी बदल चुके थे। पहले के कुछ हमलों ने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया था। समाज में भी ऊंच नीच बढ़ने लगी थी। और शायद सबसे बड़ी भूल ये हुई कि जो अधीन राज्य थे, उन्हें जरूरत से ज्यादा आजादी दे दी गई थी। तो सवाल ये है कि ये हमलावर थे कौन? ये थे एल्कॉन हूण, उत्तर से आए खानाबदोश लड़ाके, जो घोड़े पर बैठकर तीर चलाने में उस्ताद थे। मतलब एक ऐसी फौजी ताकत जिनसे पार पाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। और उनका जो लीडर था, उसका नाम था मेहरकुल। इतिहास उसे मौत का दूसरा देवता कहता है। सोचिए, ये नाम ही उसकी क्रूरता की कहानी बताने के लिए काफी है। और यहीं पर गुप्तों की अपनी ही एक पुरानी चाल उन पर उल्टी पड़ गई। यादें, उन्होंने राजाओं को आजादी दी थी। खैर, अब वही राजा इतने ताकतवर हो चुके थे कि उन्होंने गुप्त सम्राट का इंतजार ही नहीं किया। उन्होंने खुद ही हूणों से लड़ने के लिए अपना एक गठबंधन बना लिया। साफ था, सत्ता अब केंद्र के हाथ से फिसल रही थी।
तो साम्राज्य का तो अंत हो गया, लेकिन उसकी जो विरासत है वो आज भी हमारे साथ है, सितारों की तरह चमक रही है। चलिए देखते हैं कैसे ये साम्राज्य आज भी जिंदा है। हूणों पर जो जीत मिली ना, वो असल में गुप्त राजाओं की जीत नहीं थी। वो उन छोटे छोटे राजाओं के गठबंधन की जीत थी। और बस यहीं से गुप्त साम्राज्य का सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। ये कोई एक झटके में हुआ खात्मा नहीं था, बल्कि ताकत धीरे धीरे केंद्र से हटकर क्षेत्रीय राजाओं के पास जा रही। तो आखिर गुप्त काल ने दुनिया को दिया क्या? बहुत कुछ। दशमलव सिस्टम और जीरो का कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री यानी साइन और कोसाइन, एस्ट्रोनॉमी में की गई एडवांस्ड खोजें, बेहतरीन क्वालिटी का स्टील और हिंदू, बौद्ध और जैन कला के नायाब नमूने। ये वो खजाना था जो भारत से निकलकर पहले अरब दुनिया तक पहुंचा और फिर यूरोप, और इसने पूरी दुनिया की साइंस की तरक्की का रास्ता ही बदल दिया। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि दुनिया के इतिहास में न जाने और कितने ऐसे स्वर्ण युग गुमनामी में दफन हैं, जिनके बारे में हमें जानना अभी बाकी है। कितनी ही ऐसे भूले बिसरे अध्याय होंगे जिनका